धरती पर जीवन की शुरुआत आज से लगभग 4 अरब साल पहले हुई थी, लेकिन मल्टीसेलुलर लाइफ फॉसिल रिकॉर्ड्स में आज से लगभग 60 करोड़ साल पहले तक दिखाई नहीं देती। यानी लगभग 3 अरब साल तक लाइफ सिर्फ सिंगल सेल के रूप में मौजूद रही थी। आखिर क्या वजह थी कि लाइफ को सिंगल सेल से मल्टीसेलुलर तक आने में इतना टाइम लगा? आखिर वो क्या रीजन थे जिसने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में इवॉल्व होने के लिए मोटिवेट किया? अगर 3 अरब साल से लाइफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के रूप में मजे से मौजूद थी, तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी इसे मल्टीसेलुलर लाइफ के रूप में इवॉल्व होने की? और लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर सिंगल सेल लाइफ से मल्टीसेलुलर लाइफ इवॉल्व हुई कैसे? यही सब पता करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मल्टीसेलुलर लाइफ का इवॉल्व होना एक रेयर इवेंट लगता है, पर लाइफ की हिस्ट्री में ये इतना भी रेयर नहीं है। लाइफ की हिस्ट्री में मल्टीसेलुलैरिटी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 25 से भी ज्यादा बार इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुई है। जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, फंगस, ये तीनों टाइप की मल्टीसेलुलर लाइफ अलग अलग समय पर अलग अलग टाइप के सेल्स से इवॉल्व हुई है। पर 3 अरब साल से सिंगल लाइफ गुजार रहे सिंगल सेल्स को क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो मल्टीसेलुलर लाइफ की तरफ रुख करें? इसका जवाब है, नेचर में जीवन के संघर्ष के दौरान लाइफ लगातार नई निचेस को एक्सप्लोर करती रहती है और उन्हें फिल करने का प्रयास करती रहती है। जैसे किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपके आसपास मौजूद तमाम चीजें आपको खा जाना चाहती हो, साइज का बड़ा होना एक एडवांटेज हो सकता है। बड़ा साइज आपको छोटे प्रेडेटर्स से बचा सकता है, पर अगर आप एक सेल हैं तो आप एक लिमिट तक ही अपने साइज को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि साइज बड़ा होने के साथ साथ सेल का सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है और एक लिमिट के बाद सेल के लिए उसे संभालना मुश्किल होता जाता है। बड़े साइज के साथ सेल को और भी ज्यादा प्रोटीन मशीनरी की जरूरत पड़ती है, जो कि सेल के अंदर के प्रोसेसेस को चलाने के साथ साथ सेल में होने वाले डैमेज को भी टाइमली रिपेयर कर सके। पर प्रोटीन मशीनरी बढ़ने के साथ साथ सेल की एनर्जी नीड्स भी बढ़ती हैं और सेल के ऑपरेशंस को चलाना भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है। यही और इस जैसी कुछ और चीजें मिलकर सेल के साइज पर एक लिमिट लगा देती हैं। अगर बड़े साइज के बेनिफिट लेने हैं तो सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर होना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि कई और बेनिफिट्स के साथ आता है। ये आपको प्रेडेटर से तो बचाता ही है, साथ ही एनवायरमेंटल डैमेज से भी प्रोटेक्शन देता है। आउटर लेयर पर जो सेल्स हैं वो अगर किसी एनवायरमेंटल कॉज की वजह से डैमेज होते हैं तो अंदर वाले प्रोटेक्टेड सेल नए सेल्स का प्रोडक्शन करके उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। पर अगर ये इतना ही अच्छा ऑप्शन था तो लाइफ को इसे अडॉप्ट करने में इतना टाइम क्यों लगा? टाइम इसलिए लगा क्योंकि शुरुआती लाइफ फॉर्म के सेल्स एवोल्यूशन के दौरान एक जगह पर आकर स्टक हो गए थे। मल्टीसेलुलर लाइफ के लिए जिस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी की रिक्वायरमेंट थी, उसे सस्टेन करने के लिए उनके पास एनफ एनर्जी नहीं थी। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हर चीज को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। सेल्स को भी अपने प्रोसेसेस को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। सेल्स अपने अंदर के प्रोसेसेस को चलाने के लिए एक मॉलिक्यूल को एज अ एनर्जी टोकन यूज करते हैं। इसे हम एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। ये मॉलिक्यूल एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह काम करता है। डाइजेस्टेड फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे सेल एटीपी में कन्वर्ट करके जमा कर लेता है। फिर जहां भी किसी प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एटीपी को खर्च करके पूरी की जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एटीपी का प्रोडक्शन सेल की सरफेस मेम्ब्रेन पर होता है और इसीलिए एक सेल कितना एटीपी बना सकता है ये उसकी मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। पर एक सेल अपना सरफेस एरिया एक लिमिट तक ही बढ़ा सकता है, क्योंकि बढ़े हुए सरफेस एरिया के साथ सेल की इनर एनर्जी नीड्स भी बढ़ जाती हैं और साथ ही कई और चुनौतियां इसे सेल के लिए इम्पॉसिबल बना देती हैं। लिहाजा हुआ ये कि पुरानी लाइफ फॉर्म, जो कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल से ही बनी थी, लिमिटेड एनर्जी टोकन होने की वजह से लगभग 2 अरब सालों तक कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी। पूरी धरती पर लाइफ सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स के रूप में ही थी, जो कि 2 टाइप के थे, बैक्टीरिया एंड आर्किया। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट है जो कि लाइफ की हिस्ट्री में सिर्फ एक बार हुआ है और आज जितनी भी कॉम्प्लेक्स लाइफ हम अर्थ पर देखते हैं, इंक्लूडिंग अस, वो सभी इस हिस्टोरिक मोमेंट की वजह से ही पॉसिबल हुई है। हुआ कुछ यूं कि एक दिन एक आर्किया ने एक बैक्टीरिया को निगल लिया एंड बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजंस वो बैक्टीरिया डाइजेस्ट होने के बजाय उस आर्किया के साथ सिम्बायोसिस में रहने लगा। कुछ इसी तरह जैसे कि हमारी गट में गट बैक्टीरियाज रहते हैं। और ये लाइफ की हिस्ट्री में पहली बार था जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं बल्कि उसके अंदर सिम्बायोसिस में रह रहा था। इसे एंडोसिम्बायोसिस कहते हैं। आज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप आंखों से देख सकते हैं, उन सभी का पूर्वज वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था जिसके साथ ये रेवोल्यूशनरी इवेंट हुआ था। इस बैक्टीरिया ने अपने ज्यादातर जीनोम को शट डाउन कर लिया और खुद को सिर्फ एक ही टास्क पर लगा दिया और वो था एटीपी का प्रोडक्शन। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का जन्म हुआ, जिसे हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। इस इवेंट ने लाइफ की हिस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया।
अब जबकि सेल के पास एनर्जी टोकन्स की कोई कमी नहीं थी, तो अब वो नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते थे। कुछ इसी तरह जैसे जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तभी हम अपनी डेली नीड्स से हटकर कुछ करने का सोच पाते हैं। और इसी तरह फिर सेल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी, जो समय के साथ एक नए तरह के सेल में बदल गई, जिन्हें आज हम यूकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। ये वही सेल्स हैं जिनसे हम, ये एनिमल्स, ये प्लांट्स, इंसेक्ट्स, फंगस वगैरह सभी बने। अब बात करते हैं कि आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई होगी, यानी ऐसा क्या हुआ होगा जिससे सिंगल लाइफ जी रहे सिंगल सेल्स मिलजुल कर साथ रहने के लिए राजी हो गए। एक्चुअल में क्या हुआ होगा ये बताना मुश्किल है, पर साइंटिस्ट का मानना है कि किसी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से सेल डिवीजन के बाद कुछ सेल्स पूरी तरह से अलग नहीं हुए होंगे। इस तरह से वो सेल्स एक गुच्छे में बदल गए होंगे। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि साइज बड़ा होने के कुछ फायदे हैं, इन्हीं फायदों की वजह से इन सेल्स को सर्वाइव करने का मौका मिला होगा और इनके सर्वाइवल के साथ इस जेनेटिक फीचर को भी आगे बढ़ने का मौका मिला होगा। आई नो आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो जस्ट एक स्पेकुलेशन है, क्या कोई एविडेंस है जो इस थ्योरी को साबित करता हो? वेल यस, एविडेंस है। अमेरिका में जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट डॉक्टर विलियम रैडक्लिफ ने लैब एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इसे साबित करके दिखाया है। यीस्ट के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ये एक तरह की फंगस है जिसकी 1500 से ज्यादा प्रजातियों के बारे में अभी तक हमें पता चला है। इन्हीं में से एक प्रजाति है सैक्रोमाइसीस सेरेविसे, जिसे शुगर फंगस भी कहते हैं। हम इंसान इसे हजारों सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जी हाँ, ये वही है जिसे हम हिंदी में खमीर के नाम से भी जानते हैं, जिसका इस्तेमाल बेकिंग के साथ साथ अल्कोहल बनाने में भी होता है। इन्हीं सेल में एक खास बिहेवियर देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन के दौरान कई बार डॉटर यीस्ट सेल अपने पेरेंट सेल से अलग नहीं होते और इसीलिए कई बार ये यीस्ट सेल्स आपस में मिलकर सेल्स का एक क्लस्टर बना लेते हैं। डॉक्टर विलियम रैडक्लिफ और उनकी टीम ने लैब में एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही जानने की कोशिश की कि क्या ये बिहेवियर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर भी होता है, क्योंकि एवोल्यूशन को काम करने के लिए किसी भी ट्रेट का इनहेरिटेबल होना जरूरी है। एवोल्यूशन को काम करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेक्स्ट जनरेशन में होने वाले रैंडम चेंजेस यानी वेरिएशन। दूसरा है इन चेंजेस का इनहेरिटेबल होना, यानी ये चेंजेस ऐसे होने चाहिए जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सके, इसे हेरिडिटी कहते हैं। तीसरा है इन रैंडम चेंजेस में से कुछ का नेचर में मौजूद परिस्थितियों के हिसाब से ज्यादा अनुकूल होना, यानी इन बदलावों में से कुछ ऐसे होते हैं जो कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बाकियों से कंपटीशन में आगे रखने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से उसके सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने लगातार 19 सेल को सेपरेट किया जो कि बाकी सेल्स के साथ मिलकर क्लस्टर बना लेते थे और उन्हें ग्रो करने का मौका दिया। कुछ ही जनरेशन बाद उन्होंने पाया कि इन यीस्ट सेल्स में से अब ज्यादातर सेल्स क्लस्टर में रहना पसंद करते थे। यही नहीं, इनके क्लस्टर का साइज भी बढ़ता जा रहा था और यही शायद वो पहला स्टेप है जिसने मल्टी सेलुलैरिटी को जन्म दिया। आप में से कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये नेचुरल सिलेक्शन कहाँ है, ये तो अननेचुरल सिलेक्शन है। वेल, तो कुछ ऐसा ही नेचर में भी हो सकता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बताया था कि साइज का बड़ा होना माइक्रोस्कोपिक प्रेडेटर से बचने में मदद कर सकता है। साइंटिस्ट ने लैब में इसे डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाया है। उन्होंने क्लस्टर सेल्स को ब्लू पिगमेंट से कलर कर दिया और सिंगल सेल्स को रेड पिगमेंट से, और फिर इन्हें कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रेडेटर्स के साथ छोड़ दिया। बाद में उन्होंने पाया कि रेड पिगमेंट वाले सिंगल सेल्स को ही ज्यादातर माइक्रोस्कोपिक प्रेडेटर्स ने कंज्यूम किया है। ब्लू पिगमेंट वाले क्लस्टर सेल्स अपने बड़े साइज होने की वजह से कंज्यूम होने से बच गए। हालांकि ये रिजल्ट्स काफी प्रॉमिसिंग थे, पर फिर भी यहाँ पर एक समस्या थी जिसका जवाब अभी भी साइंटिस्ट को खोजना था। और वो समस्या थी कि जब तक ये सेल क्लस्टर्स साइज में ज्यादा बड़े नहीं हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये एक लिमिट से ज्यादा बड़े होने की कोशिश करेंगे तो इनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर ये साइज में एक लिमिट से ज्यादा बड़े हुए तो इन सेल क्लस्टर्स के अंदरूनी सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स किस तरह पहुंचेंगे, क्योंकि सेल्स इन्हें अपनी आउटर सरफेस से ही एब्जॉर्ब करते हैं। अगर ये समस्या दूर नहीं होती तो फिर इन सेल्स का बड़े और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में इवॉल्व हो पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसका जवाब खोजने के लिए डॉक्टर रैडक्लिफ के ही एक सहयोगी डॉक्टर ओजेन बोसडैग ने एक सोल्यूशन सजेस्ट किया। उनका सजेशन था कि क्यों ना हम इन सेल्स के कुछ जरूरी रिसोर्सेज में कटौती करके देखें। मे बी इसकी वजह से ये सेल्स अपने को बचाने के लिए जनरेशन बाय जनरेशन खुद को स्ट्रांग बनाते जाएं, और जिसकी वजह से ये कोई ऐसा एवोल्यूशनरी चेंज अडॉप्ट करें जो कि इन रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में कैपेबल। सेल्स के लिए जरूरी रिसोर्सेज में से एक बहुत जरूरी रिसोर्स है ऑक्सीजन। आज हम एक ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में रहते हैं, लेकिन इस धरती का एनवायरनमेंट हमेशा से ऐसा नहीं था। अपने शुरुआती दौर में धरती पर ऑक्सीजन ना के बराबर थी। उस समय जितनी भी लाइफ फॉर्म धरती पर मौजूद थी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करती। बाद में लगभग 2 अरब साल बाद साइनोबैक्टीरिया के इवॉल्व होने के बाद धरती पर ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ने लगी।
क्योंकि ये सन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपना फूड बनाता था और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती थी। धीरे धीरे लाइफ ने ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि ऑक्सीजन को बायोलॉजिकल प्रोसेस में इस्तेमाल करने के कई सारे फायदे थे। ऑक्सीजन का अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस में इस्तेमाल करके सेल ज्यादा एनर्जी को हासिल कर सकते थे, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सकते थे और उससे भी और ज्यादा एनर्जी हासिल कर सकते थे। मगर ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट मल्टी सेलुलर लाइफ के इवॉल्व होने के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में बताया था कि सेल्स अपनी आउटर सरफेस से ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। मल्टी सेलुलर लाइफ में सेल क्लस्टर के बड़ा होते ही बीच वाले सेल्स तक ऑक्सीजन का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर बोज्डैक का कहना था कि क्यों ना हम कुछ यीस्ट सेल को ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करें जहां ऑक्सीजन ना हो, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने को मजबूर होंगे। ऐसे में उन्हें जुड़कर बड़े क्लस्टर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे में वो सेल्स जो कि क्लस्टर के बीच में हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर बोज्डैक ने इसके लिए एक म्यूटेंट यीस्ट को लिया जो कि विदाउट ऑक्सीजन भी एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए अच्छे से सर्वाइव कर सकता था, और फिर उसी प्रोसेस को जो कि मैंने इस वीडियो में पीछे बताया था उसे बार बार दोहराया गया। जो यीस्ट सेल क्लस्टर बनाते थे उन्हें अलग कर लिया गया और ग्रो करने का मौका दिया गया। 1 साल तक इस प्रोसेस को पेशेंटली दोहराने के बाद आखिरकार उन्हें इन सेल्स में कुछ प्रोग्रेस देखने को मिली। टोटल 600 डेज ये एक्सपेरिमेंट चला और इस एक्सपेरिमेंट के एंड में उनके पास जो यीस्ट सेल थे वो शुरुआती यीस्ट सेल से साइज में 20 टाइम्स बड़े हो चुके थे। वो इतने बड़े हो चुके थे कि अब उन्हें बिना किसी माइक्रोस्कोप के देखा जा सकता था। साथ ही वो अपने डॉटर सेल्स के साथ मिलकर एक मजबूत स्ट्रक्चर भी बनाने लगे थे, जो कि स्ट्रेंथ में किसी लकड़ी के बराबर था। और ये मजबूत स्ट्रक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर लाइफ के इवॉल्व होने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी को इवॉल्व होने का मौका तभी मिल सकता है जबकि वो डिस्ट्रॉय होने से बची रहे। पर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज था वो वाकई में हैरान करने वाला था। इन सेल्स क्लस्टर्स ने बिल्कुल किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स की ही तरह, जहां डिफरेंट सेल्स डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, अपने काम को डिवाइड करना शुरू कर दिया था। कुछ सेल्स जहां स्ट्रक्चर को बनाने और उसे मजबूती देने का काम कर रहे थे, तो वहीं कुछ अपने आप मर रहे थे, ताकि इस क्लस्टर का कुछ हिस्सा सेपरेट होकर इंडिपेंडेंटली ग्रो करना शुरू कर सके। इसे हम रिप्रोडक्शन की सिंपल फॉर्म कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला जो चेंज था वो ये कि इन सेल्स ने एक प्रिमिटिव टाइप का सर्कुलेटरी मैकेनिज्म बनाना शुरू कर दिया, ताकि न्यूट्रिएंट्स को सभी सेल्स तक पहुंचाया जा सके और वेस्ट को रिमूव किया जा सके। जी हाँ, वही सवाल जिसका जवाब साइंटिस्ट खोज रहे थे, वो उन्हें मिल चुका था। वो खुद इस एवोल्यूशन को होते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। मल्टी सेलुलर लाइफ सेल्स का एक ग्रुप है जहां सभी सेल्स आपस में एक कॉमन वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। पर आखिर ये सारे सेल्स कंट्रीब्यूट करते क्यों हैं? क्या चीज है जो इन्हें कंट्रीब्यूट करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है? क्यों नहीं इनमें से कोई सेल सेल्फिश हो जाता? क्यों नहीं कोई सेल बाकी ग्रुप के अदर सेल्स के साथ रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करने लगता? तो इसका जवाब है कि अगर कोई एक या एक से ज्यादा सेल सेल्फिश होता है तो इसका इफेक्ट पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस पर पड़ता है, बिल्कुल किसी भी तरह की ग्रुप एक्टिविटी की तरह। और फिर वो ग्रुप सर्वाइवल की रेस में पीछे रह जाता है। सर्वाइवल की रेस में पीछे रहने का मतलब है कि ऐसे ग्रुप को रिप्रोड्यूस करने का मौका कम मिलेगा और हर जनरेशन में उसके जैसे सेल्स के ग्रुप कम पैदा होंगे जहां की कोई सेल सेल्फिश होता है। जबकि ऐसे ग्रुप्स जिनका आपसी तालमेल बढ़िया है वो सर्वाइवल की रेस में आगे रहेंगे और हर जनरेशन में अपने जैसे और भी ज्यादा ग्रुप्स को पैदा करेंगे। यानी यहां भी हम नेचुरल सिलेक्शन को काम करते देख सकते हैं, जिसमें लगातार उन सेल ग्रुप्स को बढ़त मिल रही है जिनका आपसी तालमेल बढ़िया है। ये तालमेल और ज्यादा बढ़िया हो सके और किसी सेल्फिश सेल के पनपने की संभावना कम से कम हो सके, इसके लिए मल्टी सेलुलर लाइफ ने रिप्रोडक्शन के अपने तरीके विकसित किए हैं, जिनमें सेल्स के ग्रुप में रिप्रोडक्शन का जिम्मा कुछ स्पेसिफिक सेल्स का होता है और अगली जनरेशन सिर्फ एक सेल से डेवलप होती है। जी हाँ, हम सभी की शुरुआत कभी ना कभी माँ की कोख में एक सिंगल सेल से ही हुई है। इसका फायदा यह होता है कि इस तरह से डेवलप हुए ऑर्गेनिज्म के सारे सेल्स चूंकि एक सिंगल सेल की ही संतानें हैं, इसलिए इसकी संभावना काफी बढ़ जाती है कि वो सेल्फिश हुए बिना एक कॉमन वेलफेयर के लिए काम करते रहेंगे। पर फिर भी कभी न कभी ऐसा हो ही जाता है कि ग्रुप में कोई सेल सेल्फिश हो जाता है। जब ऐसा होता है तो एक बीमारी जन्म लेती है जिसे हम कैंसर के नाम से जानते हैं। बढ़ती एज के साथ कैंसर का खतरा बढ़ने का भी रीजन यही है, क्योंकि जैसे जैसे सेल्स की जनरेशन आगे बढ़ती जाती है उनमें म्यूटेशन आने की संभावना भी बढ़ती जाती है। और फिर कभी न कभी ऐसा होता है जब कोई म्यूटेटेड सेल कॉमन वेलफेयर छोड़कर सेल्फिश हो जाता है। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को और मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन या यूट्यूब मेंबरशिप के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो सीधे यूपीआई के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अंत में सभी सपोर्टर्स का शुक्रिया और जो सपोर्ट करने वाले हैं उनका एडवांस में शुक्रिया।
आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।